इज इक्वल टू 2x माइनस 3, है ना। एक फंक्शन fx है जो कि 2x माइनस 3 के बराबर है, एंड एक और फंक्शन है g, वो भी आपका r से आ रहा है, ठीक है। और g क्या है, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, ऐसा करके कुछ दे रखा है, ठीक है। देन शो दैट FOG, fog is invertible, find f of g का इनवर्स x, and hence f of g के इनवर्स का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 9। ये आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें बस स्टेप्स आपको ज्यादा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन सेम है, इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। fx लिख लिया, fx इज इक्वल टू है आपका 2x माइनस 3, gx है x क्यूब प्लस 5। ये आपसे कह रहा है कि FOG इन्वर्टिबल है क्या, यानी आपसे ये इनडायरेक्टली f ऑफ g निकालने के लिए कह रहा है, f ऑफ gx निकालने के लिए ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, gx क्या है आपका, x क्यूब प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 7। 2x स्क्वायर है या क्यूब है? क्यूब है सर 2x क्यूब प्लस है ना। 7। हाँ वैसे ही आएगा, इसको ये मान लिया, f के अंदर रखा, ये आ गया 2a माइनस 3, a की वैल्यू को आपने रख दिया x क्यूब प्लस 5 माइनस 3, तो फॉग आपका आ गया 2x क्यूब प्लस 10 माइनस 7, यानी कि ये आ गया, फॉग आपको मिल गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो फॉग निकाल लिया हमने, अब इस फंक्शन पर काम करना है, इसको प्रूफ करना है कि इन्वर्टिबल है क्या। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि इन्वर्टिबल टाइप का है, क्यों? क्योंकि FOG को मान लो h मान लो, राइट, h इज इक्वल टू FOG, ठीक है। तो hx क्या हो गया आपका, 2x क्यूब माइनस 7 हो गया, तो यहाँ से आपका HA कितना आ जाएगा, HB, दिस इम्प्लाइज 2a क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 2b क्यूब माइनस 7, 7 7 2 2 कैंसिल, a क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब, क्यूबिक फंक्शन है तो कोई टेंशन नहीं, a इज इक्वल टू b आ गया, ये 1 1 हो गया, ठीक है। हम 2 कई बार निकाल चुके हैं, करना क्या है, y को लिख लिया 2x क्यूब माइनस 7, तो यहाँ से 2x क्यूब आ गया आपका y प्लस 7, प्लस 7 था या माइनस 7? सर वहाँ -7 कैसे आया सर? अच्छा ये प्लस था, कोई नहीं, प्लस कर लिया बस। तो x क्या आ जाएगा आपका, y प्लस 7/2, सॉरी y यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस से तो यहाँ माइनस आएगा, y माइनस 7/2 होल टू द पावर 1/3। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक सब साथ है। अब देख लो y की हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, y कुछ भी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि y आपका न्यूमरेटर में है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पर ऑड पावर है ना, जो हम रूट ले रहे हैं वो ऑड पावर का ले रहे हैं। जैसे अगर स्क्वायर रूट होता या इवन पावर होता है मान लो y, तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है कि y को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन जब ये ऑड होता है तब तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब तो कुछ भी हो सकता है, y बिलोंग्स टू r होता है, ठीक है। याद है सभी को ये सारी चीजें? याद है ना? यस सर।
यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू r, यानी इस फंक्शन का कोडोमेन क्या हो गया, सॉरी रेंज क्या हो गया r, और कोडोमेन भी दे रखा होगा आपको। फॉग जो है, आपको याद हो कंपोजिशन में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको फॉग निकालना है यानी कि g को ऊपर रखेंगे और जो बाहर वाला फंक्शन है उसको यहाँ नीचे रखा, r से r, इसको मैच करा के देखा, ये अगर सेम है तब तो कोई टेंशन नहीं है, फॉग एग्जिस्ट करेगा। कहाँ से करेगा, यहाँ से यहाँ तक करेगा, r से r, ठीक है। तो फॉग का कोडोमेन r है, उसका रेंज भी r है, तो इसका मतलब फॉग क्या हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन भी हो गया। Therefore, FOG is invertible. Is invertible. यहाँ तक सबको समझ में आया? वही पुरानी हाँ स्टोरी सर। है ना, कुछ भी अलग नहीं किया। ये बस अलग था, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको फिर से पुनः याद दिला दूं कि कैसे लिखते हैं कंपोजिट फंक्शन का। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है फॉग, सॉरी एफ है, ये है आपका मान लो ए से बी, और दूसरा एक फंक्शन है आपके पास जी, ये है आपका बी से सी, और आपको निकालना है एफ ओ जी, इसके बारे में पता करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसा कुछ कह रहा है, जो अंदर वाला फंक्शन दे रखा है उसको ऊपर लिखा, इसको मान लो ऐसा कुछ, जो अंदर वाला फंक्शन था उसको यहाँ लिखा, जो बाहर में फंक्शन दे रखा है उसको नीचे रखा, और ये ए से बी है। फिर देखा ऐसे, पहले ही सही था, एक मिनट, सी से बी है, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ हमें मैच कराना है ना, मैं अपने मन से कुछ भी दे रहा हूँ, ऐसा करो, सिर्फ आपको मैच कराना होता है। ये अगर सेम है तब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, या तब कंपोजिशन पॉसिबल है, तो तब आप लिख सकते हो फॉग एग्जिस्ट करेगा। और वो कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से, ये आपका डोमेन हो जाएगा, ये आपका को डोमेन हो जाएगा, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, समझ में आया? यस सर। यस सर। आपको दिया रहेगा फंक्शन, आपको दे रखा होगा कुछ भी, अपने मन से मान लो, ऐसा मैंने मान लिया एक फंक्शन ए से बी है, दूसरा मान लिया वो सी से है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फॉग के बारे में क्या बता सकते हो, इसका डोमेन और को डोमेन कैसे निकालेंगे। तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको ऊपर लिखा, उसके बारे में सब लिख दिया सी से, जो बाहर में फंक्शन था उसको नीचे रखा एफ, उसके बारे में लिख दिया, और ये क्रॉस तरीके से देखा ऐसे, अगर ये दोनों सेम हैं, ये मैच कर गए, तो फिर इसको हटा दिया, इसका मतलब आपका ये कंपोजिशन पॉसिबल है। अब इसका काम इतना ही था, अब ये दिखा देता है। अब ये जो होगा ये आपका डोमेन हो जाएगा, ये आपका को डोमेन हो जाएगा, तो लिख लिया ऐसा, सी को पहले बी को बाद। तो यहाँ पर जैसे मान लो ऐसा था, एक फंक्शन एफ है आर से आर, और दूसरा फंक्शन था जी आर से आर, और आपसे फॉग के बारे में पूछा है, तो सिंपल है, फॉग का मतलब आपने जो फंक्शन है जी उसको ऊपर रखा आर से आर, एफ को आपने नीचे रखा आर से आर, और ये मैच कर गया, मैच कर गया तो इसका काम खत्म हो गया, हटा दिया। यहाँ से आपने लिख लिया फॉग कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा आर से, डोमेन भी आर, को डोमेन भी आर, ऊपर ऐसा ही कुछ था। और उसको जब सॉल्व किया तो हमने पाया कि उसका रेंज भी आ रहा है। आप y कुछ भी रखो, x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो कि वैलिड रहेगी। अगर मान लो ये ऐसा आ जाता आपके पास x इज इक्वल टू 2 - 7/y, ऐसा कुछ आ जाता, टू माइनस 7/y ऐसा कुछ आ जाता मान लो, तब बताओ y की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते थे हम लोग यहाँ? सर जीरो। हाँ, y नॉट इक्वल टू 0 हो जाता, तो फिर आपका रेंज क्या हो जाता, सब कुछ होता अपार्ट फ्रॉम 0।
तो ये फंक्शन फिर ऑन टू नहीं लिख पाता। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का कोडोमेन तो आपका आर था और रेंज आपका आर माइनस 0 आ गया, तो फंक्शन फिर इन्वर्टिबल नहीं है, ऑन टू नहीं, इन्वर्टिबल नहीं है। ये फंक्शन फॉग क्या हो गया हमारा, जो क्वेश्चन में था, इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अब ये होगा कितना, तो फॉग कितना था आपका, मेरे ख्याल से 2x³ + 7 था। तो हमने फॉग इनवर्स के लिए या इनवर्स के लिए क्या बताया था, x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, x - 7/2 होल टू द पावर 1/3। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस हाँ सर। सर। ठीक है, अच्छा इसमें आपसे एक और चीज पूछा था, ये तो आपका ऐसा कुछ आ गया, फॉग इनवर्स x आपका आ जाएगा x - 7/2 होल टू द पावर 1/3। इसने आपसे पूछा था ये निकाल दो, इस फंक्शन की वैल्यू आप 9 पे निकालो, तो x की जगह 9 रख दिया, 9 - 7/2 होल टू द पावर 1/3, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें करना तो मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तो नहीं है, लेकिन स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ यही है, थोड़ा लंबा हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सभी को इस तरह के क्वेश्चंस आते ही करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो नहीं, कॉन्सेप्ट है जो कई बार पूछा जाता है, इनवर्स का इनवर्स, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको भी देख लो जब इतना देख लिया तो आपको ये दे रखा है, एक फंक्शन है f, ये ऐसे दे रखा है आपको 1 2 3 एक सेट है, यहाँ से ये डिफाइंड है दूसरे सेट में ABC। ठीक है, और यहाँ से आपको ये भी बता रखा है f1 है A, f2 है आपका B एंड f3 है C, यानी मैपिंग भी आपको दे रखा है। ठीक है, अब कहता है फाइंड f इनवर्स एंड शो दैट f इनवर्स का इनवर्स वापस से f हो जाएगा, ऐसा आपसे कहता है। ठीक है, इस तरह की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो कहा है उसको हम यहीं पर लिख देते हैं। ये है आपका 1 2 3 A B C, फंक्शन f आपका यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, 1 का तीर A को लग रहा है, 2 का B को, 3 का C को, तो f फंक्शन को हमने ऐसे लिख दिया। f फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1, A 2, B 3, C। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये देख के ही लग रहा है कि ये क्या है, 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, दिस इंप्लाइज f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो हमने ज़्यादा इनवर्स वगैरह लिखने की जगह ऐसे लिख दिया, f इनवर्स को मैंने g माना। ठीक है, तो अब g बता दो क्या हो जाएगा, A1 फिर B2 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 C3। C। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा, तो एक चीज याद रखना, जो कि आप फिगर देख करके भी बता सकते हो, इसको याद भी रख लिया कि इफ फंक्शन f इज इन्वर्टिबल, है ना, अगर एक फंक्शन इन्वर्टिबल होता है एंड इट्स इनवर्स इज g, then function g is also invertible। ठीक है, ये कह रहा है कि एक फंक्शन f है, अगर वो इन्वर्टिबल है और उसका जो इनवर्स है वो g है, तो जो g फंक्शन है उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, f का इनवर्स g हो गया,
तो जी का इन्वर्स वापस से एफ हो जाएगा। हमको यही प्रूफ करना है ना, कुल मिलाकर के हमको यही प्रूफ करना है। और ये बात आपको याद रखनी है कि अगर एक फंक्शन एफ है उसका इन्वर्स अगर जी है तो जी भी इन्वर्स फंक्शन ही होगा। अच्छा, तो अब अगर तुम कहो तो मैं यहाँ पर फंक्शन जी के लिए भी बना दूं ये डायग्राम। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, मैपिंग डायग्राम। ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, ए का तीर 1 को, बी का तीर 2 को, सी का तीर 3 को, और ये फंक्शन है आपका जी। तो फंक्शन जी इनवर्स फंक्शन है क्या? फंक्शन जी का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या? क्या लगता है? Yes, sir. करेगा। Yes, sir. फंक्शन जी इज इनवर्टिबल। अच्छा, तो जी इनवर्स कितना होगा? F. Sir, one A, हाँ, 2b, 2 comma B, ठीक है, 3 comma C. ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब ऊपर चलो, ये है किसके बराबर? ये f के बराबर है, 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी हाँ 3 सर कॉमा है। सी। तो यहाँ पर Yes, चुपचाप sir. f लिख दिया। अच्छा, और g को क्या माना था हमने? f इनवर्स। तो g की जगह चुपचाप वैसे ही f इनवर्स लिख दिया, और ये इनवर्स तो ऑलरेडी था बाहर। ठीक है, g की जगह f इनवर्स लिख दिया, और उसका इनवर्स तो था g का इनवर्स। तो f इज इक्वल टू f इनवर्स का इनवर्स आ गया। बात समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? नहीं No, हाँ sir. sir. चलो, तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर एक फंक्शन है f, उसका इनवर्स फंक्शन है g, ठीक है, तो g फंक्शन का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? f वापस। ठीक है, इसको यहाँ पर स्टेट कर दिया ऐसे कि f का इनवर्स अगर g है तो फिर g का इनवर्स f हो जाएगा, और दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात ठीक है? हाँ सर। तो चलो Yes, sir. एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द फंक्शन fx is equal to 1 plus alpha x. Alpha is not equal to 0 is the inverse of itself. ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लो, ये भी वैसा ही है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग ज्यादा लगाना है। ये कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है fx जिसकी वैल्यू है 1 प्लस अल्फा x, और अल्फा 0 हो नहीं सकता। ठीक है, नहीं तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द फंक्शन fx is equal to this much is the inverse of itself, यानी कि f इनवर्स x भी इतना ही होगा। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, f इनवर्स x भी इतना ही होगा, ये दे रखा है। समझ में आया? Yes, sir. तो आपको इस डेटा से क्या निकालना है? अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ ये करना है। Yes, sir. ठीक है, तो इसको यहाँ पर कर लिया। fx के लिए क्या है आपका 1 प्लस अल्फा एक्स, यानी कि y हो गया आपका 1 प्लस अल्फा एक्स, ये है Y minus 1 upon alpha. ना। और f इनवर्स x के लिए आपको पता है क्या होता है, x की जगह y रख दिया है ना, यही करते हैं ना। तो आपका y इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स था, तो x क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा y। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बाई अल्फा। ये ठीक है, ऐसे निकालते थे ना। Yes, sir. तो y हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 1 बाई अल्फा। ये y जब fx है तो ये y क्या हो जाएगा? f इनवर्स x होगा, यही तो होगा। Yes, sir. और कह रहा है कि fx जो है f इनवर्स x के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। और ये भी कह रहा है कि x की हर वैल्यू के लिए बराबर है, मतलब चलो पहले लिख लिया मैंने,
ये कह रहा है 1 प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई अल्फा, ऐसा कह रहा है। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. फॉर ऑल एक्स। अच्छा, फॉर ऑल एक्स का ये साइन समझते हो? फॉर ऑल एक्स का मतलब देखा है? Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है बता सकते हो? मतलब सर सभी x के वैल्यू के लिए ये फंक्शन ये सेटिस्फाई वैल्यू, करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऐसी चीज को हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। शायद आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा 11th में, वहाँ पे आइडेंटिटीज करके कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अगर 2 से ज्यादा रूट हो गए, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट हो सकते हैं, है ना? लेकिन अगर 2 से ज्यादा रूट हैं, इसका मतलब है कि फिर वो इक्वेशन नहीं है, फिर वो एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एक्स कुछ भी रखा वैलिड होगा, ठीक है? इक्वेशन में ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक में इक्वेशन है तो 2 ही वैल्यू, 2 ही रूट्स हो सकते हैं, क्यूबिक है तो 3 ही हो सकते हैं। पर ये भी एक आइडेंटिटी है। इसका मतलब फॉर ऑल एक्स का मतलब होता है आइडेंटिटी, कुछ भी रखा ये होल्ड करेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि इसको फिर हम, आपने इस तरह की चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होंगी 11th में, इस तरह की चीजों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको फिर से ऐसा लिखा, ऐसे करके लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया, इसको फिर से ऐसे करके लिख दिया, -1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इंटू एक्स, ऐसे करके लिख दिया, रीअरेंज से कर दिया, ठीक है? ये yes, sir. तो कंपेयर कर देंगे आ जाएगा। हाँ, इसको हम क्या लिख देंगे? a प्लस ए एक्स, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ फॉर्म आ गया। तो जब देखो, अब तुम यहाँ पर ये देखो कि हमने कहा है फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या होता है? इससे हमको फायदा क्या होगा? तो एक तो चीज समझ में आ गई कि ये आइडेंटिटी कहलाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर ये फॉर ऑल एक्स के लिए वैलिड है, तो दिस इंप्लाइज कोएफिशिएंट्स कैन बी कंपेयर्ड, कैन बी कंपेयर्ड, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? अगर फॉर ऑल एक्स हो या आइडेंटिटी क्वेश्चन में दे रखा हो, तब आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तब आप नहीं कंपेयर कर सकते। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, ये बात थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखो कि अगर जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इज इक्वल टू 5 है, मान लो ये एक इक्वेशन है, ये एक आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको तुमने मान लो ऐसा लिख दिया। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 0x स्क्वायर प्लस 5, तो कोएफिशिएंट को कंपेयर करके मैंने 0 इज इक्वल टू 1 बोल दिया, 2 इज इक्वल टू 5 बोल दिया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इक्वेशन है, ठीक है? अगर आपको अलग से मेंशन्ड है फॉर ऑल एक्स या आइडेंटिटी मेंशन्ड है, तभी आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर ये नहीं दिया होता, ये फॉर ऑल एक्स है, तो इसको सॉल्व कर पाना मुश्किल था, है ना? क्योंकि इक्वेशन एक है, एक्स भी अननोन और अल्फा भी अननोन, तो आपको समझ में आता है कि एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है? इसीलिए ये यहाँ पर हम कंपेयर करने के लिए ऐसा दे रखा है। तो अब निकाल लो, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और a इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा कंपेयर करके। ये हमने क्या लिया था देखो, -1 हाँ, ये -1 बाई अल्फा था यहाँ पर, -1 बाई अल्फा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 बाई अल्फा। ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, तुम भी ले सकते हो, है ना? जैसे एक जगह शायद माइनस था, एक जगह प्लस था, तो तुम भी ले सकते हो, ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू -1 आया, एक आंसर। एंड यहाँ से क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1 आया, सही है ना? अल्फा स्क्वायर Yes, बने sir. तो अल्फा की वैल्यू +-1 है,
यहाँ पर क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी हमको मांडवाली करानी है, ये भी सही हो जाए ये भी सही हो जाए, तो दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, अल्फा इज इक्वल टू सर माइनस, -1। यही आपका आंसर है। ठीक है, जब भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ना, एंड अगर बीच में आ रहा है तो फिर आपको दोनों में समझौता कराना पड़ता है कि भाई तेरे में क्या कॉमन है, तेरे में क्या कॉमन है, दोनों ही खुश रहे, तो ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये काफी आसान सा था, है ना, यहाँ तक तो ये बहुत आसान सा था। इसके बाद के स्टेप थोड़े से अलग थे जो आपने पढ़े होंगे पहले, लिखे होंगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा। ठीक है, तो इसमें से दो चीजें हैं, फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब है कि कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए कह रहा है। फॉर ऑल एक्स लिखने का मतलब ये है कि वो आपसे कह रहा है कि कोफिशिएंट्स को ऐसे लिखो कि कंपेयर हो जाएं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर आ गया अल्फा इज इक्वल टू -1, यहाँ पर अल्फा प्लस -1, तो दोनों में जो कॉमन है उसको हमने लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया ये, यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो फिर एक क्वेश्चन मुझे मिला था, बच्चे ने सेंड किया था, उसको देखता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, ये है ऐसा कुछ कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक सेट दे रखा है, b इज इक्वल टू 3 5 7 9, एक दूसरा सेट दे रखा है, एंड c इज इक्वल टू 7 23 47 79, ये आपको तीसरा सेट दे रखा है। इस तरह का जब काम दे रखा हो तो आपके लिए सबसे आसान क्या होगा कि वो मैपिंग डायग्राम है ना, एक वो ओवल शेप बना लो, एलिप्स, उसके अंदर वैल्यूज रख लो, उससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। आप आगे की कहानी सुनो। f को दे रखा है वो कि फंक्शन f जो है वो आपका a से b में डिफाइंड है, एक फंक्शन g है जो कि आपका b से c में डिफाइंड है, एंड आगे क्या कहता है कि fx की वैल्यू है 2x + 1, gx की वैल्यू है x² - 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? कुछ भी नहीं है, सिर्फ तीन सेट Yes, दे sir. रखे हैं, एक का नाम f है जो कि a से b होगा, दूसरे का नाम g है जो कि b से c होगा, f का डेफिनेशन ये है, b का डेफिनेशन, g का डेफिनेशन ये है। यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे क्या कहते हैं, एक्सप्रेस GOF का होल इनवर्स, है ना, एंड F इनवर्स ऑफ G इनवर्स as the sets of ordered pairs है ना, and verify GOF का होल इनवर्स is equal to F इनवर्स और G इनवर्स। ठीक है, इतनी सारी बातें कर रहा है वो, यानी हमने जो भी पढ़ा है अभी तक उसमें से बहुत सारी चीजें एक साथ इस क्वेश्चन में यूज हो जाएंगी। बाकी ये थोड़ा डरावना लग रहा है देखने में, पर इसमें सिर्फ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। आपने जो भी पढ़ा है वो आपको लिखते जाना है ना। यहाँ पे भी देखो क्या कह रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि बेसिकली आपको ये पता पूछ रहा है कि ये दिखेगा कैसे, f ऑफ g इनवर्स कंपोजिट फंक्शन होगा ना, 1, 2, 3, 4, इस टाइप का ऑर्डर पेयर लिखो दोनों के लिए, और फिर वेरीफाई करो कि दोनों बराबर है। तो वेरीफाई ऑर्डर पेयर से भी कर सकते हो, या फिर इनको सॉल्व करके कुछ इक्वेशन आएगा है ना, उससे भी कर सकते हो। ठीक है,
तो वेरीफाई करने का तरीका समझ में आया आपको, कैसे कैसे किया जा सकता है? ये मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आपको करना ही है। मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक तो तरीका हो गया कि मान लो आपका GOF इनवर्स आपने सॉल्व किया और मान लो ये आ गया आपका 2x, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ऐसे सॉल्व किया f ऑफ g का इनवर्स, ये भी आ गया 2x। तो यहाँ से आपने कह दिया कि दोनों क्या है, बराबर है। ये एक तरीका है। दूसरा, आपने g ऑफ f का होल इनवर्स निकाला और ये आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका मान लो R1 से R2 आ रहा है, या फिर मैं चलो ठीक है R1 से R2 एक सेट है उसमें आ रहा है, ठीक। ये पहली चीज हो गई। और ये कुछ ऐसा आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। फिर आपने इसको सॉल्व किया, ये भी आपका R1 से R2 आ रहा है और ये भी इक्वल टू ऐसा आ गया सेम। यानी आपने देख लिया कि सेम डोमेन में है ना, सेम डोमेन में और सेम को डोमेन में सेम तरह की वैल्यूज दे रहे हैं दोनों, सेम ऑर्डर पेयर्स दोनों दे रहे हैं। ये तभी संभव है जब दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। ये दूसरा तरीका होगा। तो आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। कई बार हमको जब सॉल्व करना मुश्किल होता है और हमारे को दिखाई दे जाता है कि ये वैल्यूज दिखाई दे जाती है, तो हम इसको प्रेफर करते हैं। नहीं तो अगर हम कर सकते हैं तो हम इसको भी प्रेफर करते हैं, अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। तो ये जो आउटलाइन था इस क्वेश्चन का, कहते हैं लाइन ऑफ थिंकिंग, ये आपको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। हाँ सर, हो गया। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। एफ दे रखा है, जी दे रखा है, एफ इनवर्स जी इनवर्स की बात कर रहा है और गॉफ की बात कर रहा है, तो तीन चीजें निकालनी है आपको, है ना। तीन चीजें आपको निकालनी है। एफ जी दे रखा है तो एफ इनवर्स बहुत आसानी से निकल जाएगा, जी इनवर्स बहुत आसानी से निकल जाएगा। गॉफ निकालना है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और एक बार गॉफ निकल गया तो फिर इसका इनवर्स निकालना है। और फिर सारी वैल्यूज को जैसे जैसे वो आपसे मांग रहा है वैसे वैसे रखते चले जाएंगे, किसी भी अबव मेथड।